हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो बोर्ड पेपर हुआ था 2023 में, उसका सॉल्व हम लोग देखते हैं, पूरा हल करते हैं पेपर को। और इसके पहले मैं 817 डीएम और डीके इन दोनों सेटों को हल कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो के। तो अगर आप 10 में हैं तो मिला लीजिए क्वेश्चन, और 9 में है तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो है दूसरे क्लास में भी है, तब भी आप देख सकते हैं कि ग्रामर कॉमन होता है। ग्रामर स्कूल कंपटीशन हर जगह काम आने वाला है। देखिए 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। तो इसमें से जैसे सीधे पहला क्वेश्चन आंसर पैसेज है, इसको देखते हैं। 20 क्वेश्चन OMR पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको देखेंगे। फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को ज़रूर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। क्योंकि दो तरीके होते हैं, एक बार तो पहले आप पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर खोजिए, ये एक तरीका होता है आंसर पैसेज हल करने का। दूसरा तरीका ये होता है आप डायरेक्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड हैं उनको आप मतलब कि दिमाग में रख के उसके बाद फिर पढ़ते चले जाइए। अगर आपको अर्थ आए या ना आए, जहाँ वो कीवर्ड मैच करेंगे तो वहीं से जो है आपको उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द आथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। लेखक अपने जीवन के बाद वाले भाग में, हिस्से में उदास सा महसूस किया, क्योंकि कारण। अब इसमें कीवर्ड क्या है, द आथर फेल्ट सैड लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। यहाँ जब आ जाएगा तो उसके बाद कारण आपको पता चल जाएगा। तो आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है। तो पहला, ही वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट चाइल्डहुड, द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रॉस्परस, द author had not won by further victories, the world was painfully disturbed during the period of time। तो ये मतलब कुछ ये सभी वर्ड जो हैं, तो इसके जब ये लाइन पढ़ोगे, ये शब्द की वर्ड आएंगे, तो उसके बाद इन चारों में से जो भी रहेगा शब्द, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जीवन के अंतिम हिस्से में क्यों लेखक उदास सा महसूस किया था, तो यहाँ देखिए दिया गया, द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन के अंतिम भाग में वाज स्पेंट बिताया गया, मेरा अंतिम जीवन बिताया गया आधा भाग, एट वन ऑफ दोज पेनफुल इकोज। दर्दपूर्ण इकोज में होता प्रतिध्वनि या ठीक है गूंज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के दुखपूर्ण प्रतिध्वनि में बिताया गया। ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड सीम टू बी गेटिंग वर्स, जिस दौरान ऐसा लग रहा था संसार अधिक खराब हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ लेटर बाद वाला भाग या अंतिम आधा जीवन का भाग, तो जीवन का अंतिम आधा भाग तो मतलब बाधिका ही, जवानी के बाद का भाग अंतिम ही आता बुढ़ापा। तो उसमें जो है पेनफुल दुखपूर्ण जो है ढंग से बिताया। तो देख लेते हैं पेनफुल किस में आया है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, क्योंकि लास्ट पार्ट या लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो यहाँ देखिए कुछ वर्ड पूरा नहीं मैच करेंगे, तो लाइफ है, ठीक है, और पेनफुल है, तो लाइफ की बात की जरा। तो इसमें आपका आंसर नंबर 3 डी सही हो जाएगा। द वर्ल्ड वाज पेनफुल्ली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। संसार उस समय के दौरान जो है दर्दनाक ढंग से क्या हुआ था, बाधित हो गया था, दुखपूर्ण बाधित हो गया था। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, द विक्टोरियन ऑफ द पास्ट। बीते हुए समय के विक्ट्रीज मानी विजय, भूतकाल की विजय या विजय। तो अब यहाँ क्या, ब्रॉड परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये लाई थी परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडेड क्रुएल्टी, टायरनी एंड इनजस्टिस, निर्दयता, अत्याचार या अन्याय का अंत की थी। प्रूव टू बी टेम्पोररी इवेंट्स, अस्थायी घटना सिद्ध हुई थी। या फील्ड मैन विथ सेंस ऑफ पेसिमिज्म, लोगों को निराशावाद से भर दी थी। तो चलिए देखते हैं विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट जहाँ आएगा, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा हम जानेंगे कि हाँ वही इसका आंसर है। तो विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, तो यहाँ जब पढ़ते आप चले जाएंगे तो देखिए पास्ट विक्ट्रीज आया, तो पास्ट विक्ट्री में भूतकाल की विजय, या विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट या पास्ट पहले कर देंगे तो आप हट जाएगा। तो ये चीज़ है कि वेयर, यहाँ तक पढ़े थे, वेयर पास्ट विक्ट्रीज विच हैड सीम टू बी डिफिनेटिव हैव टर्न आउट टू ओनली बी टेम्परेरी। करें कि भूतकाल की विजय जो ऐसा प्रतीत हो रहा था निश्चित, ठीक है, डिफिनेटिव माने निश्चित या अंतिम प्रतीत होती थी, निश्चित प्रतीत होती थी। हैड टर्न आउट टू बी ओनली टेम्परेरी, ये केवल
टर्न आउट माने बदल गए, ओनली टेम्प्रेरी, केवल टेम्प्रेरी माने अस्थायी रूप में बदल गए। तो भूतकाल की विक्ट्रीज क्या है, टेम्प्रेरी, देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ टेम्प्रेरी जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो है विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, ये पास्ट मिस्टेक ही है, प्रूव्ड टू बी टेम्प्रेरी इवेंट्स। तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही है। द वर्ड डिफिनेटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में जो डिफिनेटिव शब्द यूज किया गया है तो उसका मतलब क्या होता है। तो पैसेज में ही डिफिनेटिव यूज किया गया तो उसका क्या मतलब होता है। डिफिनेटिव माने होता है अंतिम, तो पैसेज में जो डिफिनेटिव का आपको वर्ड पास से रिलेटेड है बताया गया। फाइनल माने होता है अंतिम, ठीक है, अंतिम या निश्चित, ये दो अर्थ होता है डिफिनेटिव माने, और फाइनल माने भी अंतिम होता है। अगला, ये आपका आंसर पैसेज फिनिश हो गया। चलिए अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। सही ऑप्शन बताना है। आई एम प्राउड डैश डैश माई सन, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्राउड के साथ ऑफ लगता है, ध्यान देना, एक शब्द है प्राइड, प्राइड माने होता है गर्व या घमंड, ठीक है, गर्व या घमंड, और प्राउड माने होता है घमंडी। तो इसके साथ ऑफ लगेगा और इसके साथ इन लगता है, जैसे प्राइड इन नोबल बर्थ, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का घमंड करना। तो इस तरह से प्राउड के साथ ऑफ लगता है, ऑफ हो गया। अगला पांचवा देख लेते हैं हम। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ने पुनः व्यवस्थित करो द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न के शब्दों के क्लस्टर माने समूह को, टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, सार्थक वाक्य बनाने के लिए, एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, और सही व्यवस्था, सही ढंग से उसको व्यवस्थित करो। अब यहाँ देखिए क्या है कि सही ढंग से लिखना है, क्रो क्लीवर इज वेरी द वर्ड। तो आपको ऐसे करना है कि द क्रो इज ए वेरी क्लीवर बर्ड, कौवा एक बहुत चालाक पक्षी होता है, इस तरह से इसका सार्थक वाक्य बन जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। द क्रो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इज होता है, क्या होता है, ए वेरी क्लीवर बर्ड, ठीक। अगला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनकर आपको क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम, ज्यों ही वह रूम में प्रवेश किया, ही वेंट आउट, त्यों ही वह बाहर चला गया। तो नो सूनर के साथ क्या कंजक्शन लगता है, तो नो सूनर के साथ हमेशा जो है दैन लगता है, तो इसलिए दैन ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। नो सूनर माने ज्यों ही, दैन माने त्यों ही। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड माने गलत ढंग से, स्पेल्ड माने स्पेलिंग लिखना, वर्त नहीं लिखना, कौन सा गलत ढंग से लिखा गया। तो इसमें जो है देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सी के बाद बड़ी की ध्वनि आती है तो आई ई आई रहता है, तो डिसीव भी सही है, रिसीव भी सही है, और उसके अलावा आई ई आता है। तो बिलीव में आई ई आई तो सही है, इसलिए गलत है आपका बी वाला। इसमें क्या है कि ए सी एच आई ई भी रहना चाहिए, बिलीव वाले स्टाइल में लिखना चाहिए। तो ये आपका क्या है, गलत है, और आपको गलत का ही मतलब पता लगाना था, तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। आठवां क्वेश्चन जो है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन चुनो, सही विकल्प। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो वन माने व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डम, डम में से होता है गूंगा। और वहीं डीफ माने बहरा होता है, जो सुन नहीं सकता, वन कैन नॉट हियर होता तब ये होता है वन कैन नॉट सी। विजनलेस, विजन माने दृश्य, दृश्य जो देख ना सके। लेम माने होता है लंगड़ा, हु कैन नॉट वॉक होता तब ये होता, तो इसलिए ऑप्शन आपका भी सही है। देखिए अगला जो आपका पैसेज आया है, ये प्रोज से आया है, ठीक है। तो इसको भी आप, ये मैडम राइट्स, तो बस उस पार्ट से लिया गया। वन मे ऑन ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन। तो ये आपको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, किताब में भी आपके हैं। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, सही सबसे अधिक उपयुक्त ऑप्शन को जो है चुनकर करेक्ट कंप्लीट करना। द टाउन वाज फ्रॉम विलेज, विलेज, कस्बा बली के गांव से था, कितना 10 मील की दूरी पर था, 5 मील की, वेरी नियर की 6 मील्स। तो जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, इसी में से पढ़ के छांटना था। तो द टाउन वाज आपका कीवर्ड हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ 6 माइल्स मिल गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 माइल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, द फेयर ऑफ द बस वाज, बस का भाड़ा था वन वे, एक तरफ बस का भाड़ा कितना था, 23 पैसे था, 15 पैसे, 20 पैसे की 40 पैसे। तो पढ़िए आप, यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ देखिए हाँ, तो ऑलमोस्ट नथिंग सी हर्ड विच वेड 1 मंथ ऑफ स्टीम्ड, पढ़ते चले जाएंगे, कहाँ है इसका भाड़ा।
carefully conversation between it who only questions this way she picked up visuals. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 पैसे. तो फेयर भाड़ा था कितना था 30 पैसे 30 पैसे था. तो देख लीजिए 30 पैसे किस में ऑप्शन में है. तो द फेयर वाज देखिए मिल गया ना. तो 30 पैसे किस ऑप्शन में है पहला. चलिए आगे देख लेते हैं. ग्रामर देख लेते हैं. अब ग्रामर की अप्रोच से ही अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हैं. ये तो पैसेज पर आधारित था. डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. प्रजातांत्रिक चुनाव अफ्रीका में हुए. इन कब हुए थे. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. और नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति मंडेला हुए थे. तो कब हुआ था, कब ये राष्ट्रपति हुए थे, तो पढ़ेंगे तो आपको 1994 किताब में आपको मिल जाएगा. ठीक है. लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए. लेंचो भगवान को एक पत्र लिखा था. कितना मांगा था धन, तो उसमें 100 पीसोज है ना, 100 पीसोज मांगा था. पहले पार्ट से ही है. बली वाज ईयर्स ओल्ड. बली कितने साल की गर्ल थी, 8 साल की गर्ल थी. अगला, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये आपका जो है पोएट्री का स्टैंजा है. उसी से आपको लिया गया है, उसी में से क्वेश्चन बनाया. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. वो अपनी, ठीक है, ये चित्रधारियों पर वाला जो है जो चलता रहता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज अपने पिजड़े में कुछ कदम. एंड पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट हिज क्वाइट. अपने शांत क्रोध में मखमलदार पैरों से, गद्दीदार पैरों से जो है शांति ढंग से चलता रहता. तो ये टाइगर इन द जूस लिया गया है. ठीक है. तो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला देखिए पूछा गया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम. कविता का कवि कौन है. फ्रॉम व्हिच द स्टैंजा हैज बीन टेकन. एक्सट्रैक्टेड, मैंने अवतरित किया गया, लिया गया. कविता का कवि कौन है, तो कवि इसके हम लेस्ली नॉरिस इसके कवि हैं. तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा. दूसरा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम. कविता का शीर्षक क्या है, मतलब किस पार्ट का नाम क्या है कविता के, तो उसको टाइगर इन द जू है सी. तो इस तरह से पार्ट का नाम, कवि का नाम बताया गया था, आपको जरूर याद कर लेना. तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन को चुनो. राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. ठीक है. मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पार्ट के लेखक कौन है. ये आपका सप्लीमेंट्री से है. तो R.W. पीटरसन इसको लिखे हैं. मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट R.W. पीटरसन लिखे हैं, जिसमें रिचार्ड ब्राइट के बारे में, एक वैज्ञानिक है, उनके बारे में लिखा गया. लेकिन आपको लेखक का नाम बताना है, इसलिए ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा. अगला, रामलाल सिल्डेस. डाटा रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी, कौन थी, राधा थी. ए आपका सही हो जाएगा. भोली वाज द डाटर ऑफ. भोली किसकी पुत्री थी, तो नंबरदार रामलाल की पुत्री थी. अगला है, टिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज. टिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, माइल न्यूट्रिशन थी. मलेरिया था नहीं, फीवर था नहीं, वोमिटिंग उल्टी उसकी हो नहीं रही थी. बी आपका सही है, कुपोषण का शिकार हुआ था. मिसेज पंफ्रे वाज ए. मिसेज पंफ्रे कैसी महिला थी, कि रिच लेडी थी, अमीर महिला थी. तभी तो कुत्ते के लिए शराब और अंडे सब कुछ भेजती थी, नौकर चाकर लगाई थी इसके लिए, कार में घुमाती थी. अगला है पार्ट बी, देखते हैं. ये आपका अनसीन पैसेज है, तो आप इसको पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, उसके बाद आंसर मैं इसी में से बता दूँ. अनसीन पैसेज नहीं, सॉरी, ये प्रोज का पार्ट, प्रोज से ही है ये पठित. ठीक है मतलब कि प्रोज से दिया गया है, इसको पढ़ के आपको इसका आंसर खोजना है. चलिए देख लेते हैं. व्हाट डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा. गरीब औरत बुद्ध के पास क्यों गई. वाई डिड, क्यों गई बुद्ध के पास. तो देखिए आपको लिख देना है कि द पुअर वुमन, डिड हटेगा तो वेंट हो जाएगा, वेंट टू बुद्धा, बुद्ध के पास गई. अब यहाँ जब पढ़ते चले जाएंगे तो गई थी क्यों, अभी आपको मिल जाएगा. देखिए यहाँ ये पुअर वुमन मिल गया कीवर्ड ना, केम टू बुद्ध, बुद्ध के पास आई, मतलब इसमें गया कि क्यों गई थी. तो यहाँ काम का गो ही जाता है, इंडायरेक्ट में वेंट हो जाता, तो वेंट टू बुद्धा तक लिखनी है. यहाँ उसके बाद टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड और टू लाइफ. ये इसका आंसर है. टू से जोड़ देना कि मतलब यह पूछने के लिए गई थी कि क्या उसके पास कोई दवा है उसके बच्चे का जीवन बचाने के लिए. ये आपका आंसर हो गया. दूसरा, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर. पवित्र आदमी ने उसे क्या बताया था. द होली मैन टेल हर आएगा जहाँ, वहीं इसका आंसर हो जाएगा. तो यहाँ देखिए, द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमन टोल्ड हर. द होली मैन यहाँ टोल्ड हर. ये इतना आपको लिख देना कि पवित्र आदमी ने उसे बताया. दैट मीन्स कि देयर वाज ओनली, से लिखते चले जाना, वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन. ही बेड हर ब्रिंग
he bade her bring him a handful of mustard of a house mustard seed from a house where death had never entered. यहाँ तक मतलब कि लिखना है कि मतलब कि उससे कहे थे कि जाओ एक ऐसे घर से लाओ सरसों के दाने जहाँ पे कोई मृत्यु न हुई हो, यहाँ तक लिखना है, इंटर तक। अगला है क्वेश्चन, वाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपुल गेव हर, वह दुखद उत्तर क्या था जो लोगों ने उसे दिया था। तो देखिए सैड रिप्लाई जहाँ आएगा वहाँ से इसका आंसर खोजना है। देखिए यहाँ आप जब पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, देखिए द सारोइंग मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग मस्टर्ड सीड, ठीक है, बट एवरी डे डोर सी मेट विथ है सैड रिप्लाई। सैड रिप्लाई जाएगा ना, प्रत्येक दरवाजे को उससे सैड रिप्लाई मिला। वन साइड कोई व्यक्ति कहा कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, अंदर से दूसरा कहता था कि आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये मतलब सैड रिप्लाई जो मिला है यही इन्वर्टेड कामा से यहाँ तक लिखना है। तो आपको लिख देना है कि द सैड रिप्लाइज दैट पीपुल गेव हर वाज, ठीक है, गेव हर वाज दैट। अब उसके बाद वाज माने था, क्या था, यही लिख देना है कि वन सेड, कोई व्यक्ति कहा कि ये वाला, और दूसरा व्यक्ति का, यहाँ से वन सेड से लिखना है, या डायरेक्ट आप यहाँ से ही लिख सकते हो, इसका इनडायरेक्ट में भी लिख सकते हो आपको। अगला है वाट वर द सेड, ये तो गया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली, किस पैसेज में किस शब्द का अर्थ है सॉफ्टली, माने कोमलतापूर्वक आराम से। तो जब आप इसमें पैसेज को पढ़ेंगे तो सॉफ्टली का मतलब किससे रिलेटेड है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टली का मतलब टेंडरली से, टेंडरली माने कोमलतापूर्वक, सॉफ्टली माने भी कोमलतापूर्वक, ठीक है। तो इस तरह से टेंडरली आपका हो जाएगा पैसेज में इसका मतलब। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड, ये ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन पार्ट बी है, तो पार्ट बी इसके पहले 20 थे, इसमें 10 हैं, और कुछ सेट में जैसे डीएमडी के वाला जो सॉल्व किया था तो उसमें 30 दे दिया था, क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं किया था, 20 के बाद 21 दे दिया था, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे जैसे दे 30 क्वेश्चन रहेगा आपको। राइट लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम, दूसरा क्वेश्चन है टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विथ, अपने दोस्त को एक पत्र लिख देना, उससे यह कहो कि गर्मी की छुट्टी, समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी को आपके साथ स्पेंड करें यानी बिताए। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन 9th and 10th क्लास टीम्स, या फिर अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो, प्रार्थना पत्र लिखो, कहो कि वह अरेंज व्यवस्था कर दें क्रिकेट मैच खिलाने की व्यवस्था करें बिटवीन 9th and 10th क्लास टीम, 9 और 10 के क्लास के टीमों के बीच में खिला दें आपको मैच, क्रिकेट मैच, क्या जो एक आपको करना था। अगला था तीसरा है राइट रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, एक रिपोर्ट लिखो, सूचना लिखो, ठीक है, एक रिपोर्ट खबर लिखो, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे मनाए जाने के बारे में इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, 60 से 80 वर्ड में वो नीचे दो हिंट दिया गया उसी के आधार पर। तो ये रिपोर्ट राइटिंग भी एस्से से ही रिलेटेड होती है, एस्से ही है, तो आप जैसे रिपोर्ट राइटिंग के नाम से भी आता है, एस्से के नाम से भी, आर्टिकल के नाम से भी आता है, बात एक ही हुआ। तो ये देखिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन माने गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी जो मनाया जाता है स्कूल में, उसके बारे में आपको लिखना है। हिंट यहाँ दे दिया गया है कि हिंट में क्या क्या आपको टॉपिक सोचने में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, पहले शुरुआत में बता देना, ये ही हेडिंग डालना था आपको। स्कूल डेकोरेशन बता दें कि स्कूल भाई सजावट किया गया था 26 जनवरी से पहले। फ्लैग होस्टिंग बता सेरेमनी, मतलब झंडा होस्ट में झंडा फहराने का समारोह किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है कल्चरल प्रोग्राम, तो झंडा फहराया गया, तो उसके बाद बताया कल्चरल प्रोग्राम माने सांस्कृतिक कार्यक्रम बता दो, हो गए थे, गाना गवाया गया था, ये सब संगीत वगैरह, नाटक भी बता सकते हैं, जो भी मतलब कार्यक्रम होता है स्कूल में, स्पीच वगैरह, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स। उसके बाद आपको बता देना कि सांस्कृतिक कार्यक्रम गाना बजाना होने के बाद स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स, प्रिंसिपल और अन्य लोगों के द्वारा भाषण भी दिए गए थे, प्रिंसिपल देंगे, टीचर्स देंगे, ये सभी लोग जो भी आए थे, नेता मंत्री चीफ गेस्ट, उसमें सभी आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, लास्ट में बता देना कि मिठाइयाँ कब वितरण, मिठाई बांटी गए थे, ये बता देना, उसके बाद समाप्त हो गया प्रोग्राम। तो अगला, या फिर आप इसको ना लिखना चाहें तो रिपोर्ट राइटिंग, तो आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल माने लेख या निबंध, बात एक ही बात, दोनों एक ही चीज़ है। विजिट टू ए जू, चिड़ियाघर देखने जाना, विजिट मीन्स देखने जाना या भ्रमण, तो इसके बारे में 80 वर्ड मतलब आप बता दें कि बस चिड़ियाघर देखने गए थे, जाओ या ना जाओ आपको बताना है, नंबर लेने के लिए लिखना ही पड़ेगा। व्हाट इज ए जू, कल्पना कर लीजिए कि आप गए थे, अगर नहीं गए हैं तब भी।
व्हाट इज ए जू, तो पहले चिड़ियाघर के बारे, चिड़ियाघर क्या है उसके बारे में बता दें कि चिड़ियाघर बता देना क्या है, स्थान जहाँ पक्षी जानवर इत्यादि रहते हैं। प्लेस वेयर द जू इज, प्लेस अस्थावा स्थान कहाँ जहाँ चिड़ियाघर है। तो आइए आप कहाँ गए थे चिड़ियाघर देखने, दिल्ली गए थे, आगरा गए थे, कि इलाहाबाद गए थे, लखनऊ गए थे, जो हम भी गए थे आप उसको बता देना। एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स, आपको ये बता देना कि पशु पक्षियाँ, रेप्टाइल्स माने रेंगने वाले जानवर, जैसे मतलब सरीसृप हुए, मगरमच्छ हुए, ये सब ये जो भी आप जानवर देखे हैं तो रेप्टाइल्स उसको किस श्रेणी में आते हैं उसको भी आप बता सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष बता दीजिए कि हाँ भाई अब चिड़ियाघर देख के आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, उसमें क्या जानकारी मिले। तो उसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड आया है कि इनडायरेक्ट स्पीच आया बनाने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। राम सेड टू हिज फ्रेंड, तो ये इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो कंजक्शन वही वेयर ही हो जाएगा, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर। आर यू का हो जाएगा फ्रेंड के अनुसार, यू को बदलोगे तो ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, फिर गोइंग। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बदलना है। ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं किया, तो मी को आई कर देंगे, पास्ट डिफरेंट है तो वाज हो जाएगा, वाई वाज नॉट हेल्प्ड हो जाएगा, बाई हेल्प्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, फुल स्टॉप। आई वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम, मेरी उसके द्वारा सहायता नहीं की गई। पंचुएशन देखिए करना है कि इसमें कामा फुल स्टॉप बड़े अक्षर जो भी जरूरत है लिखना है। तो पहला अक्षर तो टी से बड़े से करिए, द टीचर में सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बाद कामा लगा देंगे, इन्वर्टर कामा लगा देंगे, फिर डू नॉट में डी बड़े से कर देंगे, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखना चाहिए। हाँ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन करना, देखिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कल मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट स्टरडे, इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू मार्केट स्टरडे, मैं कल बाजार जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ठीक है, रास्ते में एक अंग्रेजी होता है ऑन द वे, अब चाहे ऑन द वे शुरू में लिख दो तब कामा लगाना पड़ेगा या इसको लास्ट में लिख सकते हो। एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एन ओल्ड मैन मेट मी कह दो, एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला, या आई मेट एन ओल्ड मैन ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड मैन, रास्ते में मैं एक बूढ़े आदमी से मिला या एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिला, दोनों बातें की हुई है। ऑन द वे एन ओल्ड मैन मेट मी या आई मेट एन ओल्ड मैन, बातें की ऐसे में आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, मैं रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिला या रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। सब्जेक्ट इसमें देखिए मैं ही जा रहा हूँ तो मुझसे मिलेगी, इसलिए जो है आप आई लगा देना, और ओल्ड मैन पहले करोगे तब जो है आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे मी। तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। अगला, वह धीरे धीरे चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग स्लोली, ही वॉज वॉकिंग वह चल रहा था, स्लोली माने धीरे धीरे, SLOLLY। इस तरह से इसका हो जाएगा। इसके पहले वाले में ऑन द वे आई एन ओल्ड मैन मेट मी, जो बच्चे लिखे हैं उनका भी एग्जामिनर नंबर दे देगा, या आई मेट एन ओल्ड मैन लिखे हैं उनको भी नंबर मिल जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आपको बता दिएगा, ठीक है। तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि सब्जेक्ट आई यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन मिलने का काम तो बूढ़ा आदमी कर रहा है, वो खुद मिल रहा था तो इसलिए उसको भी पहले लिख सकते हो, आप जा रहे हो तो आप मिले उससे इसलिए आई भी कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं है, नंबर आपको दोनों से मिल जाएगा। वह धीरे धीरे चल रहा था, ही वाज वॉकिंग स्लोली हो गया। उसे देखकर मुझे दया आ गई, उसे देखकर मतलब सीइंग, SEEING, सीइंग हिम, उसे देखकर काम मुझे दया आ गई, मतलब आई फेल्ट पीटी, फील पीटी माने होता है दया आना, तो आई फेल्ट पीटी माने मैं दया को फेल्ट में से महसूस करना, महसूस किया, दया महसूस किया मतलब मुझे दया आ गई, कम नहीं लिखा जाता। और मैंने उसकी सहायता की, एंड आई हेल्प्ड हिम, बस हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन लिटरेचर किताब से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए उसको भी हम देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में लिखना है, 3 6 नंबर का है। 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में ऑप्शन रहेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, किस बात से लेंचो क्रोधित हो गया, या हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। तीन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, एनी फ्रैंक अपने डायरी में अपने पिता और अपने दादी के बारे में क्या लिखे, क्या कही, कही मतलब वही लिखे, लिख कर कही थी ना।
व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इन टू द बस, बस में चढ़ने के बाद वली ने क्या किया? तो ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों में से चाहे जो आपको एक करना था, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना था, ठीक है। कि यानी फ्रैंक अपने पिता और दादी के बारे में डायरी में क्या कही थी, या फिर वली बस में चढ़ने के बाद क्या की थी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं 60 वर्ड में लिखना है। देखिए दो क्वेश्चन है, किसी एक एनीवन एक कोई एक करना। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला का स्वतंत्रता के लिए जो भूख थी वो कैसे उसके जीवन को बदल दी, उनके जीवन को बदल दी, ये इसको लिखो। या फिर वाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, एनी को अपने परिवार के बारे में एक संक्षिप्त चित्रण करने की क्यों आवश्यकता है। डज सी ट्रीट क्या आवश्यकता होती है, और डज सी ट्रीट किटी एज इनसाइडर एंड और एन आउटसाइडर, क्या वह ट्रीट माने बर्ताव करती है किटी माने किटी के साथ, मतलब वही डायरी को किटी कही है वो। एज एन इनसाइडर, इनसाइड माने अंदर की तरफ रहने वाला, और आउटसाइडर बाहर, मतलब किटी को क्या है वो घर के अंदर जैसे घर पर रहने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है, या बाहर वाले की तरफ, ठीक है, व्यवहार करती है। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको क्वेश्चन करना था, चाहे इसको करो चाहे इसको। 7वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये सब मतलब कि पोट्री से हैं। डिस्क्राइब द कंट्रास्ट, अंतर बताओ बिटवीन द टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर में रहने वाला टाइगर है उसके बीच, और एंड टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और वह टाइगर जो प्राकृतिक हैबिटेट माने होता है, हैबिटेट माने आवास, प्राकृतिक आवास में रह रहा है, मतलब जैसे जंगल वगैरह में जो रह रहा है उसको। तो चिड़ियाघर वाले में और प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले यानी जंगल वगैरह में रहने वाले टाइगर के बीच में अंतर को आपको बता देना है कि वो किस तरह से रहता है, वो किस तरह से। ठीक, कविता पढ़े हैं तो आप उसमें बताया गया था। इसके बारे में 40 वर्ड के लगभग में लिखना है, या फिर आप इसको ना लिखना चाहो, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया किसी कविता की 4 लाइन लिख के छुट्टी ले लो, बात खत्म। लेकिन ध्यान देना कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में दी गई लाइनों को नकल नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे जो लाइन इसमें आया ना कि टाइगर इन द जू के आया था पीछे, अगर आप उसको लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि आप नकल करके लिखे हो, भले ही आप अपने मन से लिखे हो। देखिए ये वाली लाइनें लिखे होंगे तो आप नंबर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको छोड़ के चाहे जो 4 लाइन आपको कविता से अपनी किताब के लिख देना था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया कि ये कोई एक करना 40 से 50 वर्ड में। तो अब इसमें डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, एनिमल्स, इन सभी में से किसी एक के बारे में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसमें काफ़ी सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो वगैरह की जो इम्पोर्टेंट थी आपको बताया गया है, चैनल पे अपलोड है। 3 में से एक करना था। 9वां क्वेश्चन है राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 50 वर्ड्स 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में लिखना कोई एक। ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन अब आ गया। तो सप्लीमेंट्री के पहले 2 क्वेश्चन शार्ट दिए हैं, कोई एक आपको करना है एनी वन। उदाहरण हाँ देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज द रियल डिजीज़ दैट टिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वह वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे टिकी जो है कष्ट झेल रहा था। वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित थे। 3 दोनों के बारे में से किसी एक के बारे में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिए, सप्लीमेंट्री शायद 2 क्वेश्चन आए, किसी एक को करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा, मटिल्डा के साथ क्या हुआ होता हैड माने यहाँ होगा यदि, सी कन्फ्यूज यदि वह स्वीकार कर ली होती, कन्फ्यूज में स्वीकार करना है सहमत होना, टू हर फ्रेंड अपने सहेली से, दैट सी हैड लोस्ट हर नेकलेस, कि वह उसका हार खो दिया है, नेकलेस में गले का हार। मतलब कह रहे हैं कि कल्पना करिए कि क्या हुआ होता, मटिल्डा के साथ क्या हुआ होता यदि वह अपनी सहेली से स्वीकार कर ली होती कि उसका हार खो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है अपने हिसाब से कि भाई बता दी होती तो हो सकता है इतना महंगा हार बनवा के दी तो बता देती एक्चुअल कीमत की, चले कोई बात नहीं 500 का ही था लगभग, तो उतना ही देना पड़ता। तो ये सब भी आप कल्पना कर सकते हो। व्हाट आर द, या फिर ये भी हो सकता था कि वो अमीर थी, हो सकता कहती कोई बात नहीं है बहुत महंगा नहीं था मतलब दूसरा दो। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, वह गुण क्या होते हैं दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक बनने के लिए जो है होते हैं, होने चाहिए, आवश्यक होते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिख देना है। तो ये सब क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। बाकी अब स्टोरी पता है तो अब ये बना के लिख दिए होंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो
तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स भी मिला सकें, पढ़ सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा के रखिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे हाई स्कूल के अलावा इंटर की भी आपको पूरी वीडियो आपको मिलेगी, अपलोडेड है। बाकी फिर 1 अप्रैल से नया सत्र चलेगा, तो फिर जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंपटीशनल ग्रामर तक की यहाँ सब कुछ इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे एकेडमिक हो, कंपटीशन हो, सब कुछ आपको जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और लोगों को भी सब जोड़ते रहें। और वीडियो नहीं देखें इसके पहले वाला दोनों सेट, डीएम और डीके वाला सेट, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको ज़रूर आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।